ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक इम्पोर्टेंट है और क्यों इस पे एम्फेसिस दिया जाता है? माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए अमृत। बहुत चीज वायरल हुई थी इंटरनेट पे कि न्यूबॉर्न बेबी को किस नहीं करना चाहिए। किस इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत ज्यादा जैसे लोग मिलने जुलने आते हैं, शुरू के 4-5 दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है अस्पताल में, कोई आ रहा है 100 रुपए पकड़ा, हम बोलते हैं भाई ये 100 रुपए पकड़ा के तुम बच्चे को कितनी सारी बीमारी देखो, प्लीज मत दो इसको। ये फॉलिक एसिड है क्या और ये कैसे हमारी बॉडी को बेनिफिट करता है? ये ना फोलेट एक विटामिन जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उस समय उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं वो राइट है। फर्टिलिटी का सबसे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है दैट इज 23 to 27 इयर्स। पोस्ट प्रेगनेंसी की अभी बहुत कॉमन हो गया है, चर्चा में आ रहा है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है मदर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करना पड़ता है, हस्बैंड को बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है। जिस टाइम पे फीमेल सो रही है और बच्चा जाके और रो रहा है तो आप थोड़ी देर 2 घंटे अपने पास रखो, उसको उसकी नींद पूरी होने दो। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जो कई लोगों के लिए एक्साइटमेंट का सोर्स हो सकती है, किसी के लिए एंजाइटी का। हमारी आज की फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हम अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों में इतना इन्वॉल्व कर रही है कि खुद की केयर हम कर नहीं पाते। इसी से जुड़े हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग एंड पोस्ट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। आज हम बैठे हैं डॉक्टर नलिनी मटेरिया के साथ, जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है इनफर्टिलिटी और गायनेकोलॉजी में। उन्होंने बहुत सारे वुमेन को एक नई लाइफ दी है थ्रू प्रेगनेंसी। सो आज हम उनसे यही जानेंगे कि सारे चीजों को हम कैसे आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैनेज करें। सो इफ यू आर इन द जर्नी ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी या आप इन फ्यूचर प्लान करने वाले हैं तो इस एपिसोड को मिस ना करें। वेलकम बैक टू हर कहानी डॉक्टर मटेरिया। सो मैम, आप जानते हो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्विक लाइफस्टाइल जीते हैं। हमारी स्लीप साइकिल खराब है, हमारा ईटिंग हैबिट्स खराब है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी बहुत कॉमन हो गया है। ऐसी केस में अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है इन फ्यूचर तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं बोलूंगी कि एज है ना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे सारे करियर ओरिएंटेड है। अच्छी बात है, होना चाहिए करियर ओरिएंटेड, लेकिन अभी पहले क्या थी, देखो शादी की उम्र 24 साल 25 साल मैक्सिमम होती थी। 27-28 साल तक फैमिली हो जाता था, बच्चे हो जाते थे। अभी 27-28 30 साल में तो लड़कियां शादी के लिए सोचना चालू करती हैं। 30 साल में शादी हुई, उसके बाद 2-3 साल बोलते कि नहीं अभी हमने कैरियर सेटल नहीं हुआ, अभी हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं करेंगे। तो ऐसा करते करते जो फर्टिलिटी का मैक्सिमम फर्टिलिटी वाला जो पीरियड है वो निकल जाता है। उसके बाद जब प्लान करना चालू करते हैं तब फिर वही है कि हार्मोन्स कम हो गए हैं, इमेज कम हो गया, ब्रेन रिजर्व कम हो गया, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, सारे इश्यूज आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक टाइम रहते जो है प्लान करें। दूसरा ये है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले आपका बॉडी बहुत मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। तो इसके लिए जैसा आपने कहा कि डाइट हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम बहुत अच्छा बैलेंस डाइट रहे, है ना, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का एक बैलेंस अमाउंट रहे। स्लीप हैबिट, बहुत देर से सोते हैं बच्चे, 12 बजे रात को, 3 बजे 2 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे उठते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि हमारा जो सर्केडियन रिदम है उसमें हार्मोनल बैलेंस ऐसा रहता है कि जो हमारा मॉर्निंग का जो आवर्स रहता है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और वो रहता है। तो उस टाइम पे अगर हम समय पे सोते हैं और समय पे उठते हैं तो हमारा सारा कुछ बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहता है। तो फूड हैबिट हो गया, स्लीपिंग हैबिट हो गया। तीसरा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आपके गैमेट्स अच्छे रहेंगे, एक अच्छा हेल्दी रहेगा, स्पर्म हेल्दी रहेगा, तो एक हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा, हेल्दी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और ये जैसा आपने बोला एडिक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर, एक तो ये होना ही नहीं चाहिए सब हैबिट्स, और इनके सब फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, अदरवाइज अबनॉर्मल प्रेगनेंसी की मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैम, हम जब भी प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम सिर्फ वुमेन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका हेल्दी होना जरूरी है, उनकी डाइट इम्पोर्टेंट है, और हम ये भूल जाते हैं कि इसमें मेन का हेल्दी होना इक्वली मैटर करता है। क्योंकि वो प्रेगनेंसी किस टाइप की होगी, कितना उन्हें इश्यूज आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मेन पे भी डिपेंड करता है। तो समवेयर इट इज अ 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम मेन को एडवाइस करना चाहें कि बिफोर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी उन्हें क्या चेंजेस लाने चाहिए, अगर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हम बता सकें तो।
डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है। हम क्योंकि जब भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए, इवन प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए पेशेंट आते हैं, तो हम कहते हैं कि सबसे फर्स्ट विजिट में एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों हो, है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसा आपने बोला 50% फीमेल का 50% मेल का, एवरीथिंग इज 50-50, है ना, दोनों मिलके 100% होगा। तो जितना हम फीमेल के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं उतना हम मेल के लिए भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनकी भी स्लीप हैबिट, फूड हैबिट और एडिक्शन सबसे जो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं टोबैको, और ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मतलब 5 में से मुझे 3 मैं कह सकती हूँ कि दिन में 5-7 तो गुटखा खा ही लेंगे। तो ये सब चीजों के लिए हम बहुत उनको स्ट्रेस करते हैं कि भाई अगर आप अदरवाइज भी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये सब एडिक्शन को अवॉइड करना है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 100% इसको आपको इससे फ्री होना पड़ेगा, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, क्योंकि इसका स्पर्म के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। स्पर्म काउंट कम होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, मोटिलिटी कम होती है, उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी होता है तो मिसकैरेज होता है, अबनॉर्मल बेबी होने के चांसेस होते हैं, और सब चीज के लिए ब्लेम किया जाता है फीमेल, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या मिसकैरेज हो रहा है तो उसके लिए ओनली फीमेल इज रिस्पांसिबल, बोथ आर इक्वली रिस्पांसिबल। एंड मैम अगर कोई टेस्ट हो जो हम ले सके बिफोर प्लानिंग, तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट आप बता दो जिससे हमें ये पता चले कि हमारी हेल्थ सही है डायरेक्शन में है। देखिए बेसिकली क्या रहता है कि अगर राइट एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ टेस्ट की जरूरत नहीं रहती है। जस्ट एक हम उनका रूटीन हिस्ट्री जो है, मेडिकल हिस्ट्री, किसी प्रकार का कोई डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई सिकलिंग, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, इसकी हिस्ट्री हम पूछते हैं। तो सिकलिंग वर्ड आया तो मैं ये बता दूं कि हमेशा हम लोग ये काउंसलिंग करते हैं कि अगर किसी को सिकलिंग है, कोई लड़की को या लड़के को, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के या लड़की से हो जो कि सिकल सेल फ्री हो, नॉन सिकलर हो, क्योंकि अगर दोनों सिकलर रहेंगे तो बच्चे में सिकल सेल डिजीज होने के चांसेस मोर देन 50% हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। दूसरा वही है कि फूड हैबिट कैसा हम पूछते हैं, एडिक्शन का कुछ तो नहीं है ये पूछते हैं, और अगर वो प्लान कर रहे हैं कुछ दिन से और कंसीव होने में अगर डिले हो रहा है तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि एक ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी होती है जिसमें फीमेल का पूरा जो जेनाइटल मतलब सिस्टम है वो हम एक बार में असेस कर लेते हैं कि कहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। कुछ हार्मोनल एसेज होते हैं वो कर लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री प्रेगनेंसी हम कोई भी दंपत्ति उनको बोलते हैं कि फीमेल को एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट हम ऐड कर देते हैं ताकि जो बनने वाला बच्चा है वो हेल्दी बच्चा रहे। और मेल में अगर है तो हम एक ही 2 टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, थायराइड देख लेते हैं। हाँ, फीमेल में थायराइड और प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेल में भी हम थायराइड है, ब्लड शुगर है, ये टेस्ट कर लेते हैं। और एक सीमन एनालिसिस अगर बहुत जरूरी है तो वो कर लेते हैं कि सीमन पैरामीटर सब ठीक है कि नहीं, उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं काउंट्स कम तो नहीं है, या मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी इशू है तो वो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले सब चीजों को करेक्ट किया जा सकता है। आपने एक टर्म यूज किया था सिकल, उसको आप थोड़ा सिंपलीफाई बता सकते हैं? सिकल सेल ना एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या रहता है, सिकल का मतलब होता है हंसिया। हंसिया आप जानते हो जिससे हम सब्जी काटते हैं छत्तीसगढ़ में, या धान काटने के, उसका शेप ऐसा रहता है। तो बेसिकली हमारा आरबीसी जो रहता है ऐसा डिस्क के शेप में रहता है। सिकल सेल डिजीज क्या होता है, उसमें जो आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ऐसे सिकल के शेप में हो जाते हैं, उनका वो शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो कभी भी ये सिकल के शेप में हो जाता है तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे फाइन कैपिलरीज में, जब ब्लड फ्लो होता है तो वो ब्रेकेज होता है उसका, तो उसके कारण से हमेशा उनका हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन रहता है, कम रहता है, और उसके कारण भी और भी समस्याएं आती हैं। तो ये जो सिकल सेल डिजीज है बेसिकली ये जेनेटिक है, पेरेंट्स से भी बच्चे में जाता है। यस, और ये छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, खास करके हमारा कुर्मी, साहू, पटेल और इवन सिंधीज में भी ये बहुत थैलेसीमिया और सिकल का बहुत इंसिडेंसेस देखे जाते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कि और इवन प्री प्रेगनेंसी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ये टेस्ट हम जरूर करते हैं, ताकि अगर है मान लो तो हम आने वाला जो बच्चा है उसका पहले से हम स्क्रीनिंग कर सकें कि उसमें सिकल सेल, ट्रेट तक तो ठीक है, 2 प्रकार का होता है, एक हम ट्रेट कहते हैं, एक डिजीज कहते हैं। ट्रेट मतलब माइनर वाला हो गया अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, और डिजीज मतलब होता है मेजर वाला, जिसमें की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चे को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है।
तो सिकल सेल ट्रेट तो बहुत बार अनडायग्नोज रहता है, पूरी लाइफ निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है, कुछ सिम्टम्स नहीं रहते हैं, बस कभी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कमजोरी है, अदरवाइज बहुत बार पता ही नहीं चलता। लेकिन सिकल सेल डिजीज जो होता है वो एक मेजर इशू होता है, उसमें हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, ग्रोथ कम होते हैं, कमजोरी रहती है, दुबले पतले रहते हैं, हमेशा ब्लड देते रहना पड़ता है, तो ये अवॉइड किया जा सकता है स्क्रीनिंग करके। तो ये इम्पोर्टेंट। मैम ये छत्तीसगढ़ में क्यों इतना कॉमन है सिकल सेल? छत्तीसगढ़ में बताया मैंने ना कि अब एक तो ये है कि जो मैरिजेस हैं, जैसे हम कुर्मी है और कुर्मी में ऐसा जो पहले तो अंतर जाति हुआ तो अभी हो रहा है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ये रहता था कि अपनी जाति में करना है। इवन जैसे रायपुर साइड के वो रायपुर साइड में ही शादी करेंगे, बिलासपुर में नहीं करेंगे, जो रायगढ़ के वो रायगढ़ टाइप। तो ऐसा ये जो मैरिजेस सेम कम्युनिटी में जो होता रहता है ना, उसके कारण से काफी कॉमन हो जाता है। ओके मैम, आपने एक टर्म यूज किया था फॉलिक एसिड का, जो प्रेग्नेंट वुमेन को लेना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग। ये फॉलिक एसिड है क्या और ये कैसे हमारी बॉडी को बेनिफिट करता है? ये ना फॉलिक एक विटामिन है ना, और ये जो है ना फॉलिक एसिड हमारे जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उस समय उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा फोलेट की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, ये तो बहुत मेजर वो रहते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के। तो कभी भी अगर फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है और उस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो रही है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आने के बहुत ज्यादा है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब स्पाइन में और ब्रेन में मेजर इश्यूज आ सकते हैं, जो आपने सुना होगा मेनिंगोसील है, स्पाइन का फोड़ा हो गया, सिर बड़ा हो गया, हाइड्रोकेफलस हो गया, और कई बार स्पाइना बाइफिडा होता है। ये सब फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण से होता है। और दूसरा फोलेट डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए कभी भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करते हैं। और अगर पहले से फॉलिक एसिड नहीं लिया, हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रही है, डायग्नोज हुआ कि अभी प्रेगनेंसी हुआ है, तो इमीडिएटली हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उनको मतलब फॉलिक एसिड इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। मैम, आजकल प्रेगनेंसी को लेके 2-3 कंसर्न्स हैं। एक तो ये कि हमने बात भी की कि एक राइट एज है प्रेगनेंसी की, अगर आप स्पेसिफाई कर सके वो राइट एज। देखो, जो फर्टिलिटी का सबसे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है दैट इज 23 to 27 इयर्स, ठीक है। 30 इयर्स तक ठीक है, ओके है। 30 इयर्स के बाद में डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, जो हमारा ओवेरियन रिजर्व है, जो हार्मोनल बॉडी में रिजर्व है, और 30 से 35 में धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, और 35 के बाद एकदम ड्रास्टिक डिक्लाइन होना चालू होता है। तो कोई भी फीमेल को हम बोलेंगे कि एटलीस्ट 30 के पहले एक इशू हो जाना चाहिए, अलार्मिंग है सबके लिए। तो 30 तक तो एक इशू हो ही जाए। उसके बाद हम बोलते हैं कि भले ही आप सेकंड इशू ना प्लान करो, देर से प्लान करो तो चलेगा, लेकिन 30 तक अगर एक इशू हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैम, आजकल ये भी देख रहे हैं कि फर्टिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है एज का। तो और क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत अजीब होगी, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बहुत पॉल्यूटेड है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं पूरा पेस्टिसाइड है, जो हम चावल खा रहे हैं पूरा पेस्टिसाइड है, हर चीज में। अभी आप दूध पी रहे हो, सारा देख रहे हो ऑल्टर्ड रहता है पूरा। पनीर का भी देखा पूरा ऑल्टर्ड, पूरा केमिकल वो है। तो हमारा डाइट तो बहुत ही ज्यादा मतलब पॉल्यूटेड है। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होके फर्टिलिटी पे भी डेफिनेटली। अभी हम देखते हैं ना 25 साल 26 साल की लड़कियां इनफर्टिलिटी लेके आ रही हैं, 25 साल 27 साल में ओवेरियन रिजर्व इतना कम मिल रहा है, एग्स की संख्या इतनी कम होती जा रही है, क्वालिटी इतनी डिटेरियोरेट होती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, एज हो गया, स्ट्रेस हो गया, पोल्यूशन हो गया, लाइफ स्टाइल इतना जो खराब होता जा रहा है, और ये जो पॉल्यूशन है, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है ना फर्टिलिटी को ड्रास्टिकली कम कर रहे हैं। बहुत ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। अगर 25-27 की एज में ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, डेफिनेटली कम हो रहा है, बहुत कॉमन हो गया है ये। बहुत मतलब पहले तो ऐसा था कि 35-37 में भी हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता था फीमेल को प्रेगनेंसी। अभी हमको 25-26 इयर्स की लड़कियों को फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। मैम, ये ओवेरियन रिजर्व इज सिमिलर टू एग रिजर्व, राइट? तो हमें इसका कोई टेस्ट है जिससे हमें पता कर सके कि हमारा ओवेरियन रिजर्व अभी कितना है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पे प्रोसेस करें? दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक तो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी एक तो एज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। सेकंड है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज कर लेते हैं। 3D स्कैन हम लोग करते हैं, 3 डायमेंशनल स्कैन, जो कि बहुत एक एडवांस सोनोग्राफी है।
जिसमें कि ओवरी का वॉल्यूम, उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं, है ना, एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है जो कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है। और उसके बाद एक हार्मोन टेस्ट होता है जिसको कि हम AMH बोलते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन। तो ये बहुत अच्छे से हमें बता सकता है कि इनका ओवेरियन रिजर्व कितना है, और उसमें अगर कमी आ रही है तो हम इमीडिएटली उनको अलर्ट करते हैं कि भाई आपका ओवेरियन रिजर्व कम होना चालू हो गया, आप कुछ स्टेप लो। या तो आप शादी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो और आपका अभी कोई शादी का इरादा नहीं है, प्रेगनेंसी प्लान करने का 4-5 साल अगर नहीं है, तो 4-5 साल में तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम उनको कुछ और भी ऑप्शन देते हैं, जिसमें कि फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए एक प्रिजर्वेशन का जो हम देते हैं उसका एक अलग से हम एपिसोड कर सकते हैं कि ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट वो रहता है। अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया, क्योंकि सभी लेट मैरिज एंड लेट प्रेगनेंसी की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैम ये सब तो हमारी प्री प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चंस हो गए। अब पोस्ट प्रेगनेंसी एक वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, अब अगर आप मुझे कुछ 5 ऐसी चीजें बता सकें कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को ये करना ही करना चाहिए, वो क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और उसको एक पूरा थ्रू आउट लाइफ मतलब हेल्दी 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी कैरी करना और एक बहुत अच्छा सुंदर सा हेल्दी बच्चा या बच्ची चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला है कि आपका एकदम एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आपका होमली एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें केवल फीमेल की जिम्मेदारी नहीं कि उसका बच्चा हेल्दी हो, उसके हस्बैंड की उतनी जिम्मेदारी है, उसके इन-लॉज की उतनी जिम्मेदारी है, और साथ में जो भी घर में रह रहे हैं सबकी इतनी जिम्मेदारी है कि वो घर का वातावरण इतना एनर्जेटिक और इतना हैप्पी रखें कि माँ खुश रहे, और माँ खुश और हेल्दी रहेगी तो बच्चा हेल्दी रहेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो वो है डाइट। डाइट में बहुत, जैसा मैंने बताया कि बैलेंस डाइट, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा खाओ। गाजर है, मूली है, ककड़ी है, ये सब जो है, स्प्राउट्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट उनको लेना चाहिए। अगर नॉन वेज लेते हैं या एग अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो पनीर, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी कि घर में बना के लिए, दूध है, बेकरी आइटम्स है, ये सब ले सकते हैं, और नट्स है, काजू है, किशमिश है, अंजीर है, ये सब खिला सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है। अदरवाइज बहुत अच्छा प्रोटीन लेना है तो दाल बहुत अच्छा सोर्स है, दोनों टाइम 2-2 कटोरी दाल खाएं, दूध पिए। ये दूसरी बात हो गई डाइट की। तीसरी बात है स्लीप पैटर्न। कोई भी फीमेल को, जो गर्भवती महिला है, उसको कम से कम 8 से 10 घंटे की बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहता है। आप पता चला 11 बजे रात तक मोबाइल में, फिर देर से सो रहे हैं, फिर देर से उठ रहे हैं, इन सब चीजों का बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। ठीक है, प्लस रूटीन गाइड, जो उनका चेकअप है, कोई भी उनके जो फैमिली डॉक्टर है या उनकी जो गायनिक है, उनके पास जैसा जैसा वो टाइम पे उनको फॉलो अप के लिए बोल रहे हैं, टाइम पे ब्लड टेस्ट करना है, टाइम पे सोनोग्राफी करना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है वो हेल्दी है। और प्लस आपका जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम सीडेंटरी नहीं होना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी हुआ, आराम करने की आदत हो जाती है, सोने की आदत, ये बहुत बेकार आदत है। हम कहते हैं कि आप जितना एक्टिव रहोगे उतना आपका बॉडी का फिटनेस रहेगा, आपका बच्चे का मूवमेंट, आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी अच्छी रहेगी। और जो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, उनमें डिलीवरी प्रोसेस में भी तकलीफ कम होती है उनको। पोस्ट प्रेगनेंसी अभी बहुत कॉमन हो गया है, चर्चा में आ रहा है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है मदर के लिए। ऐसे में हमें क्या एज अ हस्बैंड या एज अ फैमिली क्या करना चाहिए, और इवन एज अ वुमेन हमें क्या करना चाहिए कि हमारा वो डिप्रेशन ना आए? पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसको कि अवसाद कहते हैं हिंदी में हम, तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारी जो फीमेल्स रहती है ना, प्रेगनेंसी पीरियड तो ठीक है, बहुत अच्छा एंजॉय करती है, बहुत सारी कुछ ऐसे बच्चा अंदर है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बच्चा होने के बाद में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है ना। बच्चे का सोना, उठना, जागना, सब चीज का समय अलग। जैसे मैक्सिमम हम टाइम पे देखते हैं कि बच्चा पूरे दिन में सोता है और पूरी रात जागता है। बेसिकली क्या रहता है, मदर जब घूमते फिरते रहती तो बच्चा दिन भर पेट में सोया रहता है, और जब रात में मदर सोती तब वो जाके खेलने लगता है। फीमेल बताती भी कि रात में मूवमेंट ज्यादा होता है बच्चे का, तो पैदा होने के बाद भी उसकी यही आदत बनी रहती है महीने 1.5 महीने तक। तो बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है उनकी माँ की। जब बच्चा पूरी रात उसको जगाता है, फिर उसको दिन में नींद आती है, और बच्चा दिन में जागता है, फिर दिन में सो रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि नींद पूरी नहीं होती, तो बहुत मतलब 1-8 दिनों तो चलता है, लेकिन महीने भर तक अगर रोज रोज ऐसा स्लीप डिस्टर्ब हो ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो बहुत बड़ा कारण ये होता है।
दूसरा यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे ना घर में ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत पियो, पानी ये मत पियो अजवाइन पानी पियो। ये सब के कारण भी ना बहुत उसको लगता है कि ये कुछ खाने पीने, जबकि उस टाइम पे उसका बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट होना चाहिए। पानी नहीं पीने देते हैं, अच्छे से खाने नहीं देते हैं, सब्जी दे देंगे, रुखी सूखी सब रोटी देंगे, तो ये सब के कारण भी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट उसको आने लगती है। और तीसरा ये रहता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कान में रुई डाल के रखो, ये बांध के रखो, मोजा पहन के रखो, घर से बाहर मत निकलो। तो ये सब के कारण उसको लगता है कि मेरा जो खुद का जो जीने का तरीका है वो ये लोग एकदम बदल दिए हैं। और बहुत बार क्या रहता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में। तो मोस्टली तो महिलाएं उसको कोप अप कर लेती है, लेकिन कुछ फीमेल्स रहती है जो नहीं कर पाती है। तो इन सब के कारण भी सारा मिला जुला फैक्टर होता है, वो बहुत बार वो डिप्रेशन में जाने लगती है। लेकिन हमको एकदम इमीडिएटली टाइमली पिकअप करना रहता है कि इसका मूड चेंज हो रहा है या इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और टाइमली हम कर लें तो फिर उसको शुरू में केवल काउंसलिंग से और एक पॉजिटिव सपोर्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी कई बार लेनी पड़ती है। कई बार बहुत अग्रेसिव हो जाती है, कई बार बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना बंद कर देती है, बच्चे को केयर नहीं कर पाती है। तो ये एक्सट्रीम्स कंडीशंस में होते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत है तो हम उसको थोड़ा काउंसलिंग से, थोड़ा प्यार से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करना पड़ता है। जैसा कि हमने प्रेगनेंसी में बात की थी, वैसे ही हस्बैंड को बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना पड़ता है। जैसे जिस टाइम पे फीमेल सो रही है और बच्चा जाके और रो रहा है, तो आप थोड़ी देर 2 घंटे अपने पास रख लो, उसकी नींद पूरी होने दो। ये सब हम हॉस्पिटल में सिखाते हैं। इसलिए हम लोग कभी भी पेशेंट एडमिटेड रहते हैं 4 दिन 5 दिन यहाँ पे, तो उनके जो भी साथ में रहने वाली महिलाएं रहती हैं उनको हम बुलाते हैं, प्रॉपर उनको बच्चे की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको बच्चे को कैसे केयर करना है, माँ का कैसा केयर करना है। तो ये सब समस्या नहीं आती। मतलब फैमिली एंड हस्बैंड को काफी एक्टिवली इसको नोटिस करना है, इसको बेटर करने में काम करना चाहिए। मैम ब्रेस्ट फीडिंग की बस बात करना चाहूंगी मैं। ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक इम्पोर्टेंट है और क्यों इस पे एम्फेसिस दिया जाता है? बहुत सुंदर सवाल है। माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए अमृत है कि नहीं? जैसे शुरू में हम जैसे डिलीवरी होती है, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हम बच्चे को ब्रेस्ट, अगर बच्चा एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रेस नहीं है, तो इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं आधे घंटे के अंदर। और कितने दिन तक देना चाहिए, तो आप तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन भी है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का वैक्सीनेशन भी, उससे बहुत सारी इम्यूनिटी बच्चे की बॉडी में ब्रेस्ट फीडिंग से डेवलप होती है। एंटीबॉडीज बच्चे की बॉडी में उससे डेवलप होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 साल तक अगर फीड करा सके कोई मदर अपने बच्चे को तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ है ही। अदरवाइज 1 साल तो कैसा भी करके मिनिमम उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना ही चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ रहा है, धीरे धीरे वीनिंग करते हुए बाकी फूड सप्लीमेंट के साथ में धीरे से उसको ग्रेजुअली, एकदम से ऐसा सडन नहीं कि पिला रहे हो फिर बंद कर दिए, बच्चा बाहर का भी नहीं ले पा रहा है, माँ का दूध भी बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 साल तक अगर ब्रेस्ट फीड कर सके। मैम 1-2 मिथ्स हैं या फैक्ट है, ये आप बताइए। आजकल के जो न्यू पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं बच्चों को लेके। वो न्यूबॉर्न को एक बहुत चीज वायरल हुई थी इंटरनेट में कि न्यूबॉर्न बेबी को किस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में एक फैक्ट है या एक मिथ है? नहीं, देखिए ये तो किस नहीं करना चाहिए तो बहुत जरूरी है, और खास करके कोविड के बाद में आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि किस इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, बहुत स्किन सेंसिटिव होता है कि नहीं? और अभी इम्यूनिटी उस पर डेवलप हो रही है, तो बहुत किस कर रहे हैं, मतलब आप बच्चे के पास में जा रहे हो, आपका श्वास उसमें जा रहा है, किस कर रहे हैं तो आपका सलाइवा भी उससे टच होगा, तो इसके कारण बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे रूम में हम रखे हैं पेशेंट को, बच्चे को, तो बहुत ज्यादा जैसे लोग मिलने जुलने आते हैं, शुरू के 4-5 दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है अस्पताल में, कोई आ रहा है 100 रुपए पकड़ा, हम बोलते हैं भाई 100 रुपए पकड़ा के तुम बच्चे को कितनी सारी बीमारी दे, प्लीज मत दो इसको। और हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि अभी शुरू में जितने कम विजिटर्स हो उतना अच्छा है। तो इवन रूम में बैठ के सांस ले रहे हैं उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस, तो किस से तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है। इसलिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि बच्चे को जितना अनटच रखें, जितना उसके ज्यादा हम क्लोज न जाए तो बहुत जरूरी है। एंड मैम एक ये भी चल रहा है कि आजकल के पेरेंट्स हनी नहीं खिलाना चाहते, शुगर बहुत जल्दी नहीं देना चाहते बच्चों को, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं देना चाहिए, क्योंकि हनी जो है ना वो एक बहुत अच्छा कल्चर भी दिया है बैक्टीरिया के लिए। तो हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिशियन है वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट
लिया अगेंस्ट की। तो अदरवाइज भी हनी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा कल्चर मीडिया अगर हम दे रहे हैं और उसके कारण बैक्टीरियल या कुछ भी इन्फेक्शन हो, जरूरत ही नहीं है हनी देने की। बच्चे को क्या जरूरत है, माँ का दूध दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ भी ना, ये भुट्टी ना ये वो कुछ भी नहीं देना रहता है। माँ का दूध और केवल माँ का दूध। तो 1 साल तक अप्रोक्स हमें शुगर या किसी भी टाइप के फूड आइटम को अवॉइड ही करना चाहिए बच्चों को देने से। एक्स्ट्रा अननेसेसरी फूड नहीं देना। बाकी जो 6 मंथ्स के बाद में जो सप्लीमेंट जो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं वो तो एडवाइस अननेसेसरी चीज। एंड मैम पहले हमारे टाइम में ऐसा देखा गया था कि लोग मालिश बहुत कराते थे, तो अभी के पेरेंट्स इसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफी फोर्स लगाया जाता है बच्चे की बॉडी में। तो ये ठीक है या नहीं? देखो मालिश की जरूरत तो एक्चुअल में नहीं होती है। नहीं होती। ऐसा रगड़ के जो मालिश करते हैं ना, उसका स्किन का वो जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है ना, वो हटा। पहले तो क्या, जैसे बच्चा होता था ना उसके ऊपर पूरा सफेद कवरिंग रहती थी, उसको आया भाई ऐसा तेल लगा के हटाती थी। अभी बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं करते हम। बच्चे को एक स्टराइल टॉवल में लेते हैं, कवर कर देते हैं, वार्मर में रख देते हैं और एकदम स्टराइल ऑटोक्लेव क्लॉथ पहना देते हैं, दैट्स इट। बच्चे को स्किन को टच भी नहीं करते हैं। और हम पेरेंट्स को भी एडवाइस करते हैं कि कोई तेल मालिश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बच्चे को केवल लूक वार्म वाटर से थोड़ा स्पॉन्जिंग क्लीनिंग कर दिए, थोड़ा बहुत टेल्कम पाउडर अगर लगाना है तो लगा दे, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं रहती है। और बच्चे को खुद की एक्टिविटी करने दो, दैट इज सफिशिएंट उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऐसा रगड़ के जो पहले हम मालिश देते बिल्कुल जरूरत ही नहीं। मतलब आजकल के पेरेंट्स काफी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्पाइट प्लानिंग द प्रेगनेंसी अ बिट लेट। थैंक यू सो मच बदरिया मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें समझा दी है एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी एक बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा इस एपिसोड के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।